नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ से संबंधित नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से। अर्थात जैसे जो डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स हैं, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है और हाल फिलहाल में अभी डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम्स हुए CPTAM के, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए जीके जीएस से रिलेटेड, तो उनको हम ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हैं जीके जीएस के। तो दो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस के। इस तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। अर्थात जो भारतीय राज्य है उनमें से किस राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो आपका आंसर है गुजरात की जो है मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर हम इसके और तट रेखा से क्वेश्चन देखें तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की तटीय रेखा किलोमीटर, तो गुजरात की जो तटीय रेखा है वो 1214 किलोमीटर की है। अर्थात इसे आप अप्रॉक्स में 1215 किलोमीटर मान सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, जिसकी 652 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। गोवा की 101 किलोमीटर, कर्नाटक की 208 किलोमीटर, केरला की 569 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की यहाँ पे आती है 973, उड़ीसा की 476, पश्चिम बंगाल की 157, यहाँ पे दमन द्वीप की आपकी 42, लक्षद्वीप की 132, पुडुचेरी की आपकी 47, अंडमान निकोबार की यहाँ पे 7516। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि भारत की जो तटीय रेखा है वो टोटल कितने किलोमीटर की है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हो जाता है कि टोटल तटीय रेखा जो भारत की है वो 7516 किलोमीटर है। ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें तटीय रेखा पाई जाती है या तट पाए जाते हैं? वो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राज्य। 13 राज्य जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, जिनकी कुल तटीय रेखा कितनी है? 7516। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा को अंकित करने वाली भारत की तट रेखा की लगभग लंबाई कुल कितनी है। अर्थात जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, साथ ही साथ जो की तट रेखा जो है, और साथ ही साथ आपका क्या है लक्षद्वीप समूह, इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका कितना है? 7517। अगर बात करें मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 है। अर्थात यहाँ पे 0.6 है तो 7517 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात से चालू हुआ, ये देखिए यहाँ से चालू हुआ, केरला, कर्नाटका, गोवा, यहाँ पे गोवा भी है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे यहाँ जाके पश्चिम बंगाल तक ये पूरी, ये जो ब्लू कलर का आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं, ये पूरी तटीय रेखा कहलाती है। ये लगभग कितनी है? 7517 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। अब इनमें से कौन से दो राज्य हैं जो उनके कोरोमंडल तट पाया जाता है? तो तमिलनाडु और क्या आंध्र प्रदेश जो है ऐसे राज्य हैं जहां कोरोमंडल तट पाया जाता है। तो कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का घर है। यह प्राचीन काल के तट के किनारे स्थित कई मंदिरों के लिए मंदिरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मंदिरों के भूमि के रूप में से इनमें से किस तट को जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट को जाना जाता है। भारत के नॉर्टी राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखें तो ये देख सकते हैं आप कोरोमंडल तट। यहाँ पे आप जो यहाँ पे रेड पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भाग कहलाता है। यही जो ये पूरा एरिया कहलाता है कोस्टल एरिया, यही आपका क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो गुजरात आपका पड़ता है पाकिस्तान की सीमा पर,
पंजाब पड़ता है पाकिस्तान की सीमा पर, राजस्थान पड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हरियाणा। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करने वाले 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर जैसा कि अब वो क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इनमें से क्या है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो पानी की कौन सी पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका आंसर है क्या, पाक जल डमरू मध्य। इसी को पाक जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। इसे क्या कहते हैं, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य है, जो क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य की पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं। पहला है लोबोंग जल डमरू मध्य। तो लोबोंग जल डमरू मध्य जो है जावा सागर को, किसको, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली एक जल डमरू मध्य है। ठीक है। फिर आता है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा खींची गई है। फिर आता है मलक्का जल डमरू मध्य, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जो जल संधि है, जल डमरू मध्य है, वो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच है। क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को क्या करता है, विभाजित करता है या अलग करता है। देखिए जो भी जल डमरू मध्य होगा या स्थल रुद्ध जल संधि होती है कि स्थल संधि होती है। स्थल संधि का काम भी होता है अलग करना और जल संधि का काम भी होता है अलग करना। इसी प्रकार उनकी एरिया को विभाजित करते हैं ये जल डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो मणिपुर जो है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो भारत बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर क्या लंबी सीमा साझा करता है, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को छूती है। किसको किसको, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये अपनी सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें 7 सिस्टर में जो सिक्किम है आपका वो शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं वो देख लेते हैं। तो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में राज्य आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ आप देख सकते हैं 7 सिस्टर के राज्य। यह आपका क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। ये ये राज्य हैं ये 7 सिस्टर राज्य कहलाते हैं। सिक्किम जो पड़ता है आपका ये यहाँ पे जो छोटी सी झलक दिख रही है ये आपका सिक्किम है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ भूमि साझा नहीं करता है? जैसा अभी हमने पढ़ा तो ये है आपका आंसर क्या, झारखंड जो है ये। अगर अविभाजित बिहार की बात करेंगे, जब झारखंड का वो स्थापना नहीं की गई थी या राज्य नहीं बनाया गया था, तब बोल सकते थे कि अविभाजित बिहार जो है उसको आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता था, पर झारखंड साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दूसरा है मिजोरम की राजधानी क्या है, कोहिमा है। तीसरा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। चौथा है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तो इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से सही नहीं है? तो मिजोरम की राजधानी क्या है, कोहिमा जो है ये गलत है। क्या है, ये गलत है। अब मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की जो राजधानी वो क्या है, आइजोल है। क्या है,
आइजोल है। और मिजोरम अपनी सदाबहार पहाड़ियों और बांस के जंगलों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सदाबहार पहाड़ियों और आपके बांस के जंगलों के लिए। यही मिजोरम और मेघालय के आसपास के क्षेत्रों में गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन बहुत प्रसिद्ध क्या पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्या नहीं करता? क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो नहीं को जरूर इंडिकेट करिएगा। ठीक है, जरूर ध्यान से पढ़िए करिए, इतने में बच्चे चूक कर जाते हैं। तो भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के साथ यहाँ पे साझा नहीं करता, असम के साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है। तो भूटान अपनी सीमा उड़ीसा के साथ साझा नहीं करता है। भूटान की सीमा भारतीय राज्य के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम और दक्षिण में असम और पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। इसकी सीमा नेपाल और चीन से भी लगती है। किससे? नेपाल और चीन से भी। अब ये आप मैप से समझेंगे। जैसे आपका भूटान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा पूर्व में सिक्किम से लग रही है। ठीक है, पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, और दक्षिण में आपका क्या लग रहा है? असम से लग रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो पीला भाग है यहाँ पे आया हुआ है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और असम से भी भूटान की सीमा लगती है। तो टोटल 4 राज्य ऐसे हैं भारतीय जिनकी सीमा भूटान से। और यहाँ पे आपका क्या है? आपका यहाँ पे से सिक्किम भी लग गया, नेपाल का भी कुछ भाग आ जाता है यहाँ पे ऊपर की ओर, और यहाँ पे भूटान नेपाल से भी सीमा साझा कर लेता है, और चीन ऊपर यहाँ पे है तो चीन से भी सीमा क्या करता है? साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की मेजबानी करता है? तो ऐसे चार क्या हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट है जिनकी मेजबानी क्या करता है? भारत करता है। अब इनमें से 4 कौन कौन से हैं? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 हैं आपके, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट आपका, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट। और सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो आपके कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिजोरम के साथ आपका मेघालय सीमा साझा नहीं करता। कौन? मेघालय सीमा साझा नहीं करता है। तो मेघालय की सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगती है। मेघालय उत्तर और पूर्व में असम के साथ, दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब मैप से अगर आपको समझना है तो हम कुछ पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मिजोरम कहाँ है? यहाँ पे है। ये मेघालय है। तो मेघालय के साथ क्या है? मिजोरम अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। अगर मेघालय की भी बात करें तो वो मिजोरम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तरीका नहीं है? तो इसमें निम्नलिखित में से बिहार जो है ना, उसका कोई तरीका नहीं है। अब कौन सा भारतीय राज्य जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्या कौन सा भारतीय राज्य जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ आपका सीमा साझा करता है? तो वो है आपका सिक्किम। कौन? सिक्किम ऐसा राज्य है जो चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी। तो सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगते हैं। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चीन की सीमा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से, और नेपाल की सीमा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। इसकी खोज जो की है पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। कब की थी? तो जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। हड़प्पा युग के शहर के पुरातात्विक स्थल धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का टाइम मिला है ना, या शामिल किया गया है। तो धौलावीरा जो है यूनेस्को की क्या हो गया है? विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नागालैंड को एक अलग राज्य कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को, कब? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को 16वां राज्य। इस चीज को भी आपको गौर करके याद रखना है। कौन से नंबर का राज्य बना? 16वां राज्य बना, जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े
तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश करता है, चीन करता है और यहाँ पे म्यांमार करता है। और आंसर इसका क्या होगा? तजाकिस्तान जो है भारत के साथ सीमा यहाँ पे साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो सिक्किम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला पश्चिम बंगाल जो है एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है। तो सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 राष्ट्र चीन, भूटान और नेपाल के साथ साझा करती है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? एक तो ये हो गया कि कितने राज्य के साथ सीमा साझा हुई, तो 1 पश्चिम बंगाल। कितने देशों के साथ सीमा साझा हुई, तो 3 चीन, भूटान, नेपाल। फिर तीसरा, ये राज्य पूर्ण राज्य का इसको कब दर्जा मिला? तो ये बना कब? 16 मई 1975 को। कौन से नंबर का भारत का राज्य बना? तो 22वें नंबर का यह राज्य बना। और सिक्किम की राजधानी कौन सी है? तो सिक्किम की राजधानी आपकी क्या है? गंगटोक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो संदर्भ क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किन 2 देशों की सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो ये याद रखिए, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी सीमा है। अब इसको हम आपको ट्रिक से याद दिलाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भारत बांग्लादेश की सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत को बांग्लादेश से अलग करती है, इसकी सीमाओं से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय शामिल है, जो 5156 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस चीज को याद रखना है। अब याद करते हैं जिन राज्यों का मैंने नाम लिया। तो भारत बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगे हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, यहाँ पे मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो भारत के ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की ट्रिक क्या है? बंगाल और असम के मेघों ने, क्या बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी, क्या त्रिपुरा में रंपी। तो बंगाल से आपका क्या आता है? देखिए पश्चिम बंगाल आ गया ना, बंगाल से पश्चिम बंगाल। और को आपको निगलेक्ट करना, असम से असम आ गया। के मेघों ने, तो मेघों से आता है आपका क्या? मेघालय। त्रि से आता है आपका क्या? त्रिपुरा। रंपी, क्या? रंपी, तो मिजोरम में लास्ट में क्या आता है? रम। तो आपको रम से क्या याद रखना है? रम से मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अर्थात यहाँ पे आपके 5 राज्य हैं। तो 5 राज्यों को याद करना क्या है? बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। ये ट्रिक आपने अगर एक बार याद कर ली तो आपको ये याद हो जाएगा कि जो 5156 किलोमीटर की सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, उसके साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक से आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? जो अपनी आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। तो उसके निकटतम जो सबसे निकटतम जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। क्या? एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सबसे नज़दीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है हमारे सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे आपसे पूछता है कि हमारी गैलेक्सी के निकटतम सबसे निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है, तो वो एंड्रोमेडा है। हमारे सूर्य के निकटतम सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपका आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। इस तारामंडल को द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? द हंटर के नाम से जाना जाता है। तो क्या वो कैसियोपिया है? क्या वो ओरियन है? क्या वो ड्रैको है? क्या वो सप्तऋषि तारामंडल है?
तो इसका आंसर जो है वो ओरियन है। क्या? ओरियन तारामंडल ऐसा है जिसको द हंटर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं कि ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है। क्या है? एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? शाम के समय। अब इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओरियन नक्षत्र को किस बेला पे देखा जा सकता है या किस समय पे देखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है शाम के समय पर देखा जा सकता है। इस नक्षत्र को द हंटर के नाम से भी जाना जा सकता है। ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसे द हंटर के नाम से जाना जा सकता है? तो ओरियन तारामंडल या ओरियन नक्षत्र, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ पूरे उत्तरी और दक्षिणी आकाश को कवर करने वाले 18 नक्षत्र को मान्यता देते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। क्या? जो हमारा खगोलीय संघ है अंतरराष्ट्रीय, वो क्या करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी जो आकाश को कवर करने वाले 18 नक्षत्र हैं। नक्षत्र पूरा तारामंडल का समूह होता है, तो 18 तारामंडलों का समूह है जो उसे ये मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में कुर्ती रूप से खींचने का कारण बनता है, वो कहलाता है आपका बसंत ज्वार। जब बसंत होता है, एक देखिए एक बसंत ज्वार होता है ना, और ये एक उच्च ज्वार पड़ता है, एक नीव ज्वार बढ़ता है, एक निग्र ज्वार पड़ता है। तो मगर जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में कुर्ती रूप से खींचने का कारण, तो ये कारण क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी की निकटता में आ जाता है बसंत ज्वार के समय, इस कारण ये स्थिति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो ग्रह प्लूटो की खोज किसके द्वारा की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ ये बताया जाता है कि क्वेश्चन नॉर्मल आपको बताया जाता है कि प्लूटो को कब हटाया गया, या प्लूटो ग्रह में कब शामिल हुआ, कब हटा, इस तरीके के क्वेश्चन। मैं इससे हट के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं कि प्लूटो की खोज किसने की। तो ये थे आपके कौन? क्लाइड टॉमबॉग। कौन? क्लाइड टॉमबॉग जो थे, उन्होंने प्लूटो ग्रह की खोज की। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता देता हूं कि प्लूटो की खोज कब की गई? 18 फरवरी 1930 को की गई। कब? 18 फरवरी को 1930 को की गई थी। और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो को सूर्य से 9वें ग्रह के रूप में अपनी स्थिति से 5 बौने ग्रह के रूप में अवनत कर दिया। अर्थात ये 1930 में जब शामिल किया गया था तो 2006 तक इसे ग्रहों में शामिल किया गया था, ठीक है, 9वें ग्रह के रूप में। पर 2006 में जब ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक सम्मेलन किया गया, उसके बाद से इसे क्या बौने ग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस दूरबीन या किस टेलीस्कोप का उपयोग करके क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो ग्रह की खोज की, तो वहां पे लड़के फंस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये क्लाइड टॉमबॉग है, ये जो इनके पास है जो न्यूटोनिया, क्या न्यूटोनिया टेलीस्कोप है, इसी टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने क्या की थी, आपके ग्रह प्लूटो की खोज की थी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस टेलीस्कोप की मदद से प्लूटो ग्रह की खोज हुई। तो न्यूटोनिया टेलीस्कोप के ग्रह से टेलीस्कोप की मदद से प्लूटो ग्रह की खोज की, और किसने की? क्लाइड टॉमबॉग ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रहण नहीं है? वो आपका क्या है? यूरेनस। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह क्या है? स्थलीय है। जैसे 2 भागों में बटे हैं ना, 4 ग्रह क्या है? ठोस अवस्था में, और 4 क्या है? गैसीय ग्रह हैं। तो उसी कारण से ये स्थलीय ग्रह पूछा, तो स्थलीय मतलब ठोस ग्रह हो गए। तो देखिए मंगल आपका ठोस होता है, शुक्र ठोस होता है, पृथ्वी ठोस होती है, मगर यूरेनस क्या है? एक प्रकार का गैसीय ग्रह है, वो इसलिए स्थलीय ग्रह नहीं कहलाया। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैं अगर विवरण देखूं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास पृथ्वी के जैसे एक कॉम्पैक्ट चट्टानी सतह है। और हमारे सौर मंडल में 4 गैसीय ग्रह हैं, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति। और बृहस्पति क्या है? इन गैसीय ग्रहों में सबसे बड़ा, वैसे भी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो धूमकेतु शब्द प्राचीन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। क्या? लंबे बालों वाला तारा। तो ये कहां से शब्द आया है? आपका यूनानी। जो धूमकेतु शब्द है वो यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? लंबे बालों वाला तारा। तो धूमकेतु शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। हेली का धूमकेतु एक आर्थिक धूमकेतु है, और ये हर कितने वर्ष बाद
हर 75 वर्ष बाद पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त की दिशा में घूमता है? तो वह शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह जो है अपनी दिशा दक्षिणावर्त की ओर रखता है। तो शुक्र घड़ी की दिशा में घूमता है। शुक्र 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है और कभी कभी उनके समान आकार, द्रव्यमान, सूर्य से निकटता और दोस्त संरचना के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने भी सब इंजीनियर का एग्जाम दिया था एमपी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन देखिए एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर इतने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को भी अगर मिस करते हैं किसी एग्जाम में, तो वहां से हमारे क्वेश्चन, जो ये सिंपल क्वेश्चन अगर हम माइनस करते हैं, अगर अपने में गलत कर देते हैं, तो वहां से हमारा रिजेक्शन की जो एक सीढ़ी हमको चढ़ना, तो वो हम नीचे उतर जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा याद करके रखिएगा। तो पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और यह पृथ्वी के 243 दिनों में एक चक्कर लगाता है, इसलिए इसे सबसे धीमी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो ये सिंपल सा बात है कि जब पूर्ण चांद होगा, जब पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के दिन ही। देखिए 2 फैक्ट याद रखिए, अगर आपसे पूछता है सूर्य ग्रहण कब होता है तो अमावस्या के दिन होगा। अगर आपसे पूछता है चंद्र ग्रहण कब होगा तो चंद्र ग्रहण कब होता है आपका पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के अवसर पर होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। क्या? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच। देखिए सब दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की, सूर्य की सब क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह, तो चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो देखिए ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की इस तरफ आ जाता है और सूर्य इधर हो जाता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। वहीं अगर सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गई, तो जब ये स्थिति बनती है तो इसमें क्या हो जाता है, ये अमावस की स्थिति बनती है और इसमें सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, मतलब चंद्र ग्रहण में आपका पृथ्वी बीच में आ गई और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, आपका चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो आप ये स्थिति देखते हैं जब पूर्ण आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ये इस तरह लाल कलर का दिखाई देता है। ये आंशिक है, ये भी आंशिक है, ये थोड़ा कम हो गया, ये हल्का से एकदम आंशिक सा बना है, फिर थोड़ा चंद्र ग्रहण बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो इस तरीके से लाल कलर का चंद्रमा दिखाई पड़ता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है, क्योंकि चंद्रमा जो अपना प्रकाश पाता है वो सूर्य की रोशनी से पाता है, तो सूर्य की रोशनी बराबर तरीके से क्या है, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को अपनी एक धुरी पर चक्कर करने में 27.3 पृथ्वी दिवस, मतलब पृथ्वी का जो अपना एक धुरी पर पूरा किए तो 27.3 पृथ्वी दिवस पे ये चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। तो साथियों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपको किस टॉपिक पे, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो के एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हम बस आप ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, जिससे हम आपके लिए मेहनत कर सकें और आपके लिए इस तरीके के वीडियो हम ला सकें। चलिए हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।